तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णाष्टमी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है जियो के वैलेंटाइन डे ऑफर को लेकर। जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने विशेष रूप से वैलेंटाइन डे सप्ताह के मौके पर एक नया ऑफर पेश किया है। बताया गया इस ऑफर का फायदा लेने के लिए 349,899 या फिर 2,999 रूपए वाला रिचार्ज करवाना होगा। इन रिचार्ज प्लान में जो फायदे मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन उसके ऊपर से आपको 4 फायदे और मिलेंगे। पहला फायदा है आपको 12 GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा। वहीं दूसरा फायदा आपको एक कूपन के रूप में मिलेगा। आप इस कूपन को इक्सिगो की साइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से फ्लाइट की बुकिंग होती है। आपको इस कूपन के जरिए फ्लाइट के टिकट पर 750 रूपए की छूट मिल जाएगी। वहीं तीसरा फायदा ये होगा कि आपको 799 रूपए की खरीद पर फोन्स और पेट्रोल साइट पर 150 रूपए की छूट मिलेगी। वहीं चौथा फायदा ये मिलेगा कि कम से कम मैकडोनल्ड्स के बर्गर में 199 रूपए का ऑर्डर करने पर आपको 5 रूपए के डिस्काउंट का कूपन मिलेगा। बताया गया इन सभी फायदों के कूपन और जो 12 GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा, आप इसे 30 दिन में रिडीम कर सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल। साथ ही में आपको बता दें इस ऑफर को लेकर कोई भी अंतिम तिथि नहीं बताई गई है, यानी कि जियो का ये फायदा आपको 14 फरवरी के बाद भी मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 203 मोबाइल ऐप में वायरस मिलने को लेकर। दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी और थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय को 203 ऐसे मेलवेयर यानी कि वायरस वाले ऐप मिले हैं जो कि एंड्रॉइड फोन चलाने वालों का डेटा चोरी कर सकते हैं। बताया गया इसकी वजह से आपके बैंक खाते से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। वहीं बताया गया है इन 203 ऐप में वायरस की जानकारी मिलने के बाद गूगल की तरफ से इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। हालांकि अगर आपने हटाने से पहले इसे इंस्टॉल कर लिया होगा तो ये अभी भी आपके फोन में होगा। आपको बता दें अमर उजाला की ओर से पूरे 203 ऐप की लिस्ट साझा की गई है, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल करके दिखाया जा रहा है। तो आप एक बार इन ऐप के नाम पे नजर डाल सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ऐप को अपने फोन में से हटा देना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रिटेल महंगाई बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में बीते जनवरी के महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.52% पे पहुंच गई है। बताया गया ये रिटेल महंगाई 3 महीने का उच्चतम स्तर है। बताया गया बीते जनवरी के महीने में खाने पीने का सामान, खास तौर पर दाल चावल और सब्जियों की कीमत बढ़ने की वजह से जो रिटेल महंगाई दर है वो 3 महीने के उच्चतम स्तर पे आ गई है। बताया गया फूड में यानी कि खाने पीने की चीजों में लगभग 1.5% की महंगाई दर्ज की गई है। वहीं सब्जियों में लगभग 6.5% की महंगाई दर्ज की गई है। हालांकि फ्यूल और लाइट में बिल्कुल मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि वहीं हाउसिंग में यानी कि घर के दामों में लगभग 0.20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं दाल की कीमतों में लगभग 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, यानी कि 0.75% की। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बीते साल दिसंबर के महीने के मुकाबले में बीते जनवरी के महीने में और अभी फरवरी में भी कई चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। जो रिटेल महंगाई की दर है वो बढ़ गई है। शायद आपको इसका पता भी चल रहा होगा अगर आप सामान लेने के लिए जाते होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत के हाथ एक बड़ा खजाना लगने को लेकर। दोस्तों एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि कुदरत की मेहरबानी के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। बताया गया ईश्वर ने भारत को चीन से भी बड़ा खजाना दे दिया है। बताया गया ये इतना बड़ा है कि अगले 50 सालों तक भारत चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बैक फुट पे ढकेल सकता है। बताया गया इस खजाने से भारत करीब 1 अरब कारों के लिए बैटरी बना सकता है। साथ ही बताया गया इस खजाने की वजह से आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अपने देश के हर घर में इलेक्ट्रिक कार हो। दोस्तों ज्यादा पहेलियां न बुझाते हुए आपको बता दें जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। आपको बता दें ये वही लिथियम है जिसका इस्तेमाल करते हुए अभी बैटरी बनाई जाती है, चाहे वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी हो या फिर कार की बैटरी। टेस्ला से लेकर टाटा तक बैटरी को बनाने के लिए लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको बता दें लिथियम एक तरह का मेटल होता है जो बहुत ज्यादा हल्का होता है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है दूसरे मेटल के मुकाबले। इसी की वजह से लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी को बनाने में। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि ये अपने देश के लिए खजाना कैसे हुआ। तो बताया गया है आने वाले समय में धीरे धीरे जो कच्चा तेल है वो खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से पेट्रोल डीजल वो भी लगभग खत्म हो जाएगा और फिर ऊर्जा का एकमात्र मेन स्रोत होगा जिससे गाड़ियां चल सकेंगी और दूसरी चीजें चल सकेंगी और वो मेन स्रोत होगा बैटरी। बताया गया अपने देश के जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार पाया गया है वो इतना बड़ा भंडार है कि अगर पेट्रोल डीजल को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए और सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना दिया जाए तो भी भारत अगले 50 सालों तक इस खजाने से उनके लिए बैटरियां बनाता रहेगा, यानी कि इतना बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। बाकी आप में से कई लोगों ने ये भी सुना होगा कि आने वाला भविष्य पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल होने वाला है, चाहे बाइक हो, कार हो या कोई और गाड़ी हो, वो सभी चीजें बैटरी का इस्तेमाल करके चलेंगी। बैटरी का इस्तेमाल करने की वजह से प्रदूषण भी बहुत कम होता है पेट्रोल डीजल के मुकाबले। न्यूज 18 की तरफ से ये सभी जानकारियां साझा की गई है और बताया गया है कि जितना बड़ा भंडार लिथियम का मिला है यानी कि 59 लाख टन का, तो इससे करीब 92 करोड़ कारों के लिए बैटरियां बनाई जा सकती हैं, जो कि अगले 50 साल के लिए भी काफी होंगी। और यही वो ताकत हो सकती है आने वाले दिनों में जो भारत को पूरी दुनिया में और देशों के मुकाबले आगे ले जा सकती है। हालांकि ये सभी अंदाजे कहां तक सच साबित हो पाते हैं ये तो आने वाले भविष्य
में पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बॉयफ्रेंड किराए पे मिलने को लेकर। जी हाँ, आपने अभी तक या बहुत सारे लोगों ने गाड़ी किराए पे ली होगी, कमरा किराए पे लिया होगा या होटल किराए पे लिया होगा। इसके अलावा कई और चीजें हो सकती हैं जो आपने किराए पे ली होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बीते कुछ समय से लड़कियों को बॉयफ्रेंड भी किराए पे मिल रहे हैं, यानी कि लड़के। शुरू में ही आपको बता दें कि ये सेवा, ये सर्विस केवल लड़कियों के लिए है, यानी कि लड़कियों को लड़के किराए पे मिल सकते हैं पर लड़कों को लड़कियां किराए पे नहीं मिल सकती। बताया गया इस तरह का चलन चीन से लेकर जापान तक और अब भारत में भी इसका ट्रेंड शुरू हो गया है। बताया गया चीन जापान में बॉयफ्रेंड के संग घूमने का रेंट यानी कि किराया लगभग 30,000 है। हालांकि इंडिया में ये किराया 3,000 रुपए के करीब है। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई लड़की चाहती है कि मैं किसी रिश्ते में ना बंधूं लेकिन इसके बावजूद भी वैलेंटाइन वाले दिन या किसी और दिन किसी ऐसे लड़के के साथ घूमूं जो कि बिल्कुल बॉयफ्रेंड की तरह बर्ताव करे, तो वो अपने इस काम के लिए एक लड़के को किराए पे ले सकती है। दोस्तों आपको बता दें सन 2018 में एक ऐप लॉन्च किया गया था रेंट अ बॉयफ्रेंड के नाम से। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे टॉप सर्चिंग वाला ऐप बन गया है। साथ ही बताया गया ठीक इसी तरह से बीते साल 2022 में बेंगलुरु के लोगों के लिए मोहित चूरीवाला और आदित्य लखियानी नाम के दो युवाओं ने द बेटर नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप की सर्विस भी किराए पे बॉयफ्रेंड मुहैया कराने की थी। इसी तरह का एक और पोर्टल है टॉय बॉय के नाम से, ये भी अभी बेंगलुरु में चल रहा है। वह किस तरह के ऐप पर, इस तरह की सर्विस पर आपका क्या कहना है, आप इससे राजी हैं या नहीं? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। खासकर अगर आप लड़के हैं तो आपके द्वारा दिया गया जवाब बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में जैसा कि आप जानते हैं भूकंप की वजह से खतरनाक तबाही मची है। बताया गया अब नए अपडेट के मुताबिक इन दोनों ही देशों में भूकंप की वजह से 36,257 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही बताया गया यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि बीते रोज ये खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि भूकंप की वजह से जान जाने वालों का आंकड़ा 50,000 को भी पार कर सकता है। वहीं बाकी दोस्तों घायलों की संख्या 1 लाख के करीब बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार नहीं देखा है तो आपको बता दें तुर्की में अभी हाल ही में एक दिन पहले फिर भूकंप आया था। हालांकि इस भूकंप की तीव्रता यानी कि तेजी काफी कम थी, इसी की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि तुर्की में कई और भूकंप आने की आशंका है आने वाले दिनों में। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के बयान को लेकर जो कि पलटवार है पीएम मोदी पर। जी हाँ, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बीते सोमवार को कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम की संसद में स्पीच का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने यानी कि पीएम ने कहा मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है। दोस्तों इन शॉर्ट में कहें तो पूरी बात ये है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने नेहरू नाम के सरनेम पे तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी ये जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं। तो अब इसी पे पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को इतना भी नहीं पता है और वो इतना भी नहीं समझते हैं कि भारत में नाम के पीछे पिता का सरनेम लगाया जाता है और जाहिर बात है इसी की वजह से राहुल नाम के पीछे गांधी सरनेम लगा हुआ है। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैंने संसद में जो भी बातें कही थी उसमें से कई बातों को काट दिया गया। साथ ही पीएम मोदी पे वार करते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी का नाम अपने मुंह पे नहीं लाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा और लोकसभा में अपनी बात रखते हैं लेकिन एक बार भी अडानी का नाम उनके मुंह पे नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस दलदल में बुरी तरह से फंस गई है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे अपमान से कुछ होने वाला नहीं है, सच तो सामने आ ही जाएगा। असल में दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, जैसा कि शायद आप जानते होंगे। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए गए जैसे कि शेयरों को मैनिपुलेट करना। अब इस रिपोर्ट का आना था कि अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो बड़ी ही तेजी से नीचे आने लगे। तो हिंडनबर्ग की इसी रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार पे वार करते हुए कई सवाल पूछे और गौतम अडानी का और केंद्र सरकार का पीएम मोदी का सबका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की। हालांकि वहाँ बैठे कई लोगों ने कहा कि आप ये बातें बिना सबूत के नहीं बोल सकते। तो फिलहाल इसी वाले मामले में दोनों पार्टी आपस में एक के बाद एक पर वार कर रही हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को अब तैयार हो गई है। बताया गया ये कमेटी ये देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई आने वाले शुक्रवार को होगी। आसान शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच जो भी विवाद चल रहा है और शेयर बाजार का जो लेखा जोखा रखने वाला डिपार्टमेंट है यानी कि सेबी, इसी के लिए कमेटी बनाई जा रही है, यानी कि एक ऐसी टीम जो कि इसकी जांच करेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चैट जीपीटी को लेकर। दोस्तों अभी इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बेस्ड चैटबॉट चैट जीपीटी की खूब चर्चा हो रही है। अब इसी कड़ी में ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार चैट जीपीटी द्वारा संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पे काम कर रही है। बताया गया ये व्हाट्सएप चैटबॉट किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मदद कराएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जो अभी हाल ही में ओपनआई की तरफ से चैट जीपीटी की सर्विस लॉन्च की गई थी, यानी कि एक ऐसा चैट सिस्टम जो कि ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देता है जिसको देखने के बाद यही लगता है कि हमारे सामने कई बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और वो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कई भाषाओं में आपको जवाब
दे सकता है। और फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि इसी ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार एक WhatsApp चैट सिस्टम बना रही है जो कि खास करके किसानों के लिए होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 45 गायों के जान जाने के मामले में बड़ा खुलासा होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हरियाणा के करनाल की फूसगढ़ गौशाला में 45 गायों की जान जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया इन गायों को गुड़ में सल्फास देकर मारा गया था। बताया गया गायों के कम मरने की वजह से धंधा मंदा हो गया था। इसी की वजह से ठेकेदार के कारिंदों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बात यह है कि जब गायें मर जाती हैं तो इससे काफी फायदा होता है। बताया गया एक गाय की खाल और चर्बी को बेचकर 8 से 10 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। तो अब इसी कड़ी में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है काऊ हक डे को लेकर। दोस्तों आज 14 तारीख को यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे मनाने की अपील पर पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता ने बीते सोमवार को बंगाल विधानसभा में ताना देते हुए कहा कि हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर गाय सींग मार दे तो क्या होगा। फिर ममता बनर्जी ने ताना मारते हुए आगे कहा कि मुझे इस साहसिक काम को करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा को इससे पहले गायों को गले लगाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए और भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, जिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने गायों को गले लगाने का सुझाव दिया था, उसी बोर्ड ने एक ही दिन के बाद अपना ये फैसला वापस ले लिया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की जवान मूवी को लेकर। दोस्तों पठान मूवी की सक्सेस के बाद फिल्म को बनाने वाले शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान का इंतजार कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में ये खबर आ रही है कि साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी किंग खान की इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पर जो अंदर की खबरें आई हैं उसमें ये बताया गया है कि शाहरुख खान की जो जवान नाम की फिल्म आने वाली है उसमें अल्लू अर्जुन का कैमियो रोल हो सकता है, यानी कि वो मूवी में कुछ समय के लिए नजर आ सकते हैं, जैसे कि पठान मूवी में सलमान खान नजर आए थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के 200 जिलों में रोजगार मेला लगने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फ्रेशर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला बीते रोज 13 फरवरी को देश भर के 200 से ज्यादा जिलों में आयोजित किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के विजन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, ये मेला इसलिए लगाया जाता है ताकि फ्रेशर युवाओं को, जिन्होंने अभी से पहले कोई काम नहीं किया है, उनको रोजगार दिया जा सके। आपको बता दें, रोजगार देने के लिए ऐसे मेले आने वाले दिनों में भी लग सकते हैं, तो आप इसकी जानकारियाँ पहले से प्राप्त करके रख सकते हैं। साथ ही बताया गया जो उम्मीदवार इस मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जो apprenticeshipindia.go.in। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सभी स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए। दोस्तों एक ताज़ा जानकारी के तहत ये बताया गया है कि स्मार्टफोन विजन डिसऑर्डर तब पैदा होता है जब आप डिजिटल स्क्रीन का लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बताया गया अगर आप अंधेरे में रील्स या फिर नेटफ्लिक्स को या फिर अमेजन प्राइम को या यूट्यूब को, यानी कि ऐसी किसी भी चीज को देखने का शौक रखते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। बताया गया ऐसा करने की वजह से, यानी कि अंधेरे में स्मार्टफोन चलाने की वजह से आपको स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम हो सकता है। आप इसे एक तरह से समझने के लिए बीमारी कह सकते हैं, जिसे स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। बताया गया इस बीमारी में जो देखने की क्षमता है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। आंखों में मौजूद देखने वाला तंत्र धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में दिखना बंद हो सकता है या बहुत ही कम नजर आएगा। इस बारे में डॉक्टर टिंकू की ओर से न्यूज 18 को बताया गया है कि रात के अंधेरे में स्मार्टफोन को चलाना बहुत ही बुरा नुकसान दे सकता है। कहा गया चाहे वो छोटे लोग हो या फिर बड़े, हर किसी को अपने स्क्रीन टाइम पे ध्यान देना चाहिए और हो सके तो 20-20-20 का रूल फॉलो करना चाहिए, यानी कि स्मार्टफोन को 20 मिनट चलाने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और अगर हो सके तो जिस स्क्रीन पर आप जो भी चीज देख रहे हैं तो उसकी दूरी आपकी आंख से 20 फीट हो। यानी कि कहा गया है अगर ऐसा हो सके तो आप बड़े से बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल करें जो कि आपकी आंखों से दूर हो, यानी कि फोन के बदले टीवी का या फिर किसी और चीज का। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस और इंडिया को लेकर। जानकारी के मुताबिक रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ये बड़ा दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में रूस ने करीब $13 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार अकेले भारत में सप्लाई किए हैं। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश चाइना को लेकर। अमेरिका और ताइवान के साथ लगातार खराब होते संबंधों के बीच बताया गया चीन अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अप्रूव कर दिया है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि साल 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या 3 गुना तक बढ़ा सकता है और ये फिर 900 हो जाएगी। यानी कि अगर बाकी देशों ने अपने परमाणु हथियार नहीं बढ़ाए तो फिर आने वाले 2035 तक इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चाइना के पास होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 300 से ज्यादा अस्पतालों में QR कोड द्वारा OPD का पंजीकरण शुरू होने को लेकर। जी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA ने 300 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में QR कोड पे आधारित रैपिड OPD रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। बताया गया इसकी वजह से प्रतीक्षा का समय 50 मिनट से घटकर 4 मिनट हो गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझने के लिए कहें तो देश के 300 से ज्यादा अस्पतालों में ऐसे
ऐसी सर्विस शुरू की गई है जिसके तहत अस्पतालों में ओपीडी में दिखाने के लिए यानी कि नॉर्मल परेशानी को दिखाने के लिए अब QR कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि QR कोड का इस्तेमाल करके आपका नंबर लग जाएगा। जो काम पहले ऑफलाइन होता था उनमें सब कई काम ऑनलाइन हो गए हैं। बाकी जाहिर बात है आने वाले दिनों में ये सुविधा धीरे धीरे देश के और भी अस्पतालों में शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अतिक्रमण हटाने के दौरान माँ बेटी के जिंदा जलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने यानी कि इलीगल घर को हटाने के दौरान माँ बेटी जिंदा जल गए हैं। कानपुर देहात के एसपी की तरफ से बताया गया है कि मौके पर SDM और अन्य कर्मचारी अवैध कब्जे को हटाने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोग कब्जा हटाने का विरोध करने लगे। इसमें एक महिला और उसकी बेटी भी शामिल थी। यानी कि ये लोग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ताकि उनके घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। बताया गया यही माँ बेटी विरोध करते करते एक झोपड़ी के अंदर घुस गए। थोड़ी देर के बाद झोपड़ी में आग लग गई जिसकी वजह से दोनों की ही जान चली गई। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। बाकी प्रशासन की ओर से सभी हादसों की तरह इस हादसे में भी ये तसल्ली दी गई है कि जो भी मुजरिम होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी जिस महिला की जान गई है उनके जो पति हैं उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ऐसा कहना है कि प्रशासन की ओर से ही झोपड़ी में आग लगाई गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब के राज्यपाल यानी कि LG और मुख्यमंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री मान सिंह आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच कई बातों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बात यह है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को अनेक मुद्दे उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी। साथ ही में उन्होंने कहा कि भगवंत मान यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री उनके पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर पत्र में उठाए गए सवालों के जवाब नहीं दिए गए तो वो आगे की कार्रवाई करने के लिए कानूनी राय लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस पत्र के सामने आते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी समय नहीं लगाया और पत्र का जवाब ट्विटर के जरिए देते हुए कहा राज्यपाल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और वो और उनकी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों को जवाबदेह है, न कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी राज्यपाल को। यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो पंजाब के LG हैं उनसे कहा कि राज्य के जो भी मुद्दे हैं मैं उसका जवाबदेह पंजाब के लोगों के लिए हूँ, न कि राज्यपाल के लिए जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक भयंकर तूफान को लेकर। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेबियल का अलर्ट जारी किया गया है। करीब 509 फ्लाइट्स को इसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को देश के उत्तरी इलाके में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। दोस्तों आप सोच सकते हैं हवा की रफ्तार अगर 250 किलोमीटर होगी तो वो कितनी तेज रही होगी। वहीं ऑकलैंड शहर में हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही। बताया गया इस तूफान के चलते वहाँ पे भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में ऑकलैंड में 4 इंच बारिश हो चुकी है। बताया गया ऐसी भारी बारिश होने की वजह से समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान ग्रेबियल यानी कि ये नाम दिया गया है तूफान को कि ग्रेबियल ने अभी तक सिर्फ दस्तक दी है। इतने में ही पावर लाइंस, रोड और पेड़ों को नुकसान पहुंच चुका है। वहीं अगले 24 इसके लिए काफी अहम बताए जा रहे हैं। कई लोगों को घरों से निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि अभी तो तूफान की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही 46,000 घरों की बिजली गुल हो गई है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा? तो न्यूजीलैंड में आने वाले दिनों में ये तूफान भयंकर तबाही मचा सकता है। आइए दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कि आज 14 फरवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर बिहार तक तेज गति से हवाएं चलने की उम्मीद है। वहीं देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। यानी कि रात का तापमान और दिन का तापमान बढ़ने लगेगा। जाहिर बात है इसकी वजह से जहाँ पे अभी ठंड महसूस हो रही है वो कम हो जाएगी या जहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है वो बढ़ जाएगी। वहीं बताया गया है अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में हिमपात जारी रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर। अब ये मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, दिल्ली मेयर चुनाव चौथी बार टल गए हैं। आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओब्रॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हम इस पर आने वाले 17 फरवरी को सुनवाई करेंगे। इसी कारण दिल्ली मेयर चुनाव अब टल गए हैं। वैसे पहले ये चुनाव 16 फरवरी को होने वाले थे जब तक ये मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा था। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि दिल्ली के MCD में जिस भी पार्टी का मेयर बनेगा तो जाहिर बात है उसकी ज्यादा चलेगी। इसी की वजह से बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली की जो MCD है उसका जो मेयर बने वो हमारी पार्टी का बने। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में 32 साल बाद हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर। कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों में करीब 32 साल बाद हिंदी को अलग भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर शिक्षा परिषद ने इसके लिए 8 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है यानी कि एक टीम बनाई है। बताया
बताया गया ये कमेटी कश्मीर के 20 फरवरी तक 3000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए सिफारिशें सौंपेंगी। बताया गया जम्मू कश्मीर में ऐसा 32 साल के बाद होने जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा को अलग से पढ़ाया जाएगा, एक अलग भाषा के तौर पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आजम खान और उनके बेटे को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद के 15 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे जो कि सपा विधायक हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला आजम है, उनको कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। बताया गया इस मामले में अन्य 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। हालांकि आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है और जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो 15 साल पुराना मामला है। हालांकि इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि दोनों को जमानत भी मिल गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है असम में बाल विवाह को लेकर। जानकारी के मुताबिक असम पुलिस के 3 फरवरी से बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद अब तक 3015 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीते सोमवार को सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई में अब तक 3015 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा गया है कि अब बहुत सारे लोग खुद ही सामने से आकर सरेंडर कर रहे हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के असम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिन भी लड़कों ने 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी की है उनको सीधे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। हमने आपको इसकी कुछ जानकारियाँ पिछले कई मुख्य समाचारों में दे चुके हैं। अब कई लोगों को ये कार्रवाई काफी अच्छी लग रही है, पर अभी हाल ही में इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर की ओर से एक जानकारी साझा की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि सरकार की इस कार्रवाई की वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशानी उठाने के लिए मजबूर हो गई हैं। पति के रहते हुए कई बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही गरीब हैं। अब ऐसे में जब उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनका भरण पोषण आखिर कहां से होगा। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि असम की सरकार ये जो कार्रवाई कर रही है इस पर आपका क्या कहना है, और क्या इसी तरह की कार्रवाई देश के और भी राज्यों में होनी चाहिए या फिर पूरे देश में। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीते सोमवार को छतरपुर के बागेश्वर धाम जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। इसी दौरान उन्होंने बंद कमरे में धाम के पीठाधीश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से 2 मिनट मुलाकात की। बताया गया कुछ और कांग्रेस नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलना चाहते थे, हालांकि उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बाद में पत्रकारों से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि हम तो हनुमान जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के विधायक और मौजूदा गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर केंद्रीय सेवाओं के तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राजस्थान में जनसंख्या के अनुपात अनुसार ओसीबी वर्ग का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की है। यानी कि राजस्थान में जो ओबीसी आरक्षण अभी जो 21% है उसे 27% करने की मांग की गई है। तो आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि राजस्थान की सरकार यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पे क्या फैसला लेते हैं और क्या ओबीसी का आरक्षण बढ़ता है या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है WPL ऑक्शन को लेकर। जानकारी के मुताबिक पहली विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL का ऑक्शन अब खत्म हो चुका है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में जो खिलाड़ियों की नीलामी की गई उसमें बैटर स्मृति मंधाना सबसे महंगी रही। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर और इंग्लैंड की नेटली सिवरब्रंट सबसे महंगी विदेश खिलाड़ी रही। इन दोनों को ही 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जिस तरह से IPL खेला जाता है अब उसी तरह से WPL खेला जाएगा, यानी कि महिलाओं का IPL। आसान शब्दों में समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं। तो इसी WPL के लिए अभी हाल ही में बीते रोज खिलाड़ियों की नीलामी की गई, यानी कि WPL के कौन से टीम में कौन से खिलाड़ी खेलेगी इसकी वजह से खिलाड़ियों को खरीदा गया। बताया गया करीब 6 घंटे चली नीलामी में 87 खिलाड़ी खरीदी गयी। इनमें 30 विदेशी और 57 भारतीय खिलाड़ी शामिल रही। बताया गया दिल्ली, गुजरात और बेंगलुरु ने सबसे ज्यादा 18 खिलाड़ी खरीदे, जबकि यूपी ने सबसे कम 16 खिलाड़ी खरीदे। वहीं मुंबई की टीम ने 17 खिलाड़ियों को खरीदा। 5 टीमों के ऑक्शन में 59 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। इसकी वजह से कुल 20 महिला खिलाड़ी करोड़पति अब बन गई हैं। इनमें 10 भारतीय और 10 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जानवी कपूर को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, जानवी कपूर जो कि श्रीदेवी की बेटी हैं, अभी हाल ही में कुछ समय पहले उन्होंने फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी। बताया गया वो जल्दी साउथ की सिनेमा में डेब्यू करने वाली हैं। बताया गया उनकी साउथ की फिल्म में उनके अपोजिट जूनियर NTR रह सकते हैं। बताया गया इस फिल्म की शूटिंग आने वाले मार्च के महीने से शुरू हो सकती है। हालांकि ये सभी जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई गई हैं।
आधिकारिक जानकारी अभी आना बाकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राखी सावंत केस को लेकर, जो उनके और उनके पति के बीच चल रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राखी सावंत के पति आदिल खान दुर्रानी पर अभी हाल ही में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इसी कड़ी में आदिल के वकील ने राखी पे पलटवार किया है। उन्होंने आदिल खान दुर्रानी का पक्ष रखते हुए कहा है कि राखी सावंत इतनी कमजोर नहीं है कि उन्हें कोई भी पीट कर चला जाए वो एक शब्द नहीं बोलेंगी, यानी कि राखी सावंत को कोई पीट दे और वो एक शब्द ना बोले। आदिल के वकील नीरज गुप्ता का कहना है कि राखी ने जो भी इल्जाम लगाए हैं आदिल खान दुर्रानी पर वो सरासर झूठ है। साथ ही में आदिल के वकील ने ये भी कहा कि राखी सावंत ने अपने पहले पति रितेश से भी पैसों के लिए शादी की थी और अब वो आदिल के साथ भी वही कर रही हैं। आदिल के वकील का ये भी कहना है कि राखी सावंत ने सब कुछ प्लानिंग के तहत किया है और आदिल खान दुर्रानी को फंसाया है। दोस्तों जाहिर बात है ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है, आदिल खान दुर्रानी या फिर राखी सावंत, वो तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कपल पर, यानी कि मियां बीवी पर हुए एक रिसर्च को लेकर। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी यानी कि कपल्स का एक ही घर में रहकर भी अलग अलग सोना अब सामान्य होता जा रहा है। बताया गया अमेरिका में 20% जोड़े ऐसे हैं जो अलग अलग बेडरूम में रात गुजारते हैं। वहीं 31% कपल ने बताया है कि अलग अलग सोने से उनके संबंधों पे कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं 21% ने तो ये कहा है कि उनके रिश्ते बिगड़ने के बजाय बेहतर हुए हैं साथ में न सोने की वजह से। असल में इंटरनेशनल हाउसवेयर्स एसोसिएशन की ओर से 2200 से ज्यादा अमेरिकियों पर इस सर्वे किया गया था और इसी में ये जानकारी सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब में आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर। जी हां, देश की खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सावधानियां बढ़ा दी गई हैं। वहीं दूसरे राज्यों से पंजाब की तरफ आने वाले रास्तों पे नाकों को बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, रास्तों पे संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग को भी बढ़ाया गया है। वहीं खुफिया एजेंसियों ने टारगेट किलिंग की आशंका जाहिर की है, यानी कि ऐसी आशंका जताई गई है आने वाले दिनों में पंजाब में आतंकी हमला हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राठौर के बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में बीते सोमवार से राजस्थान में बजट पे बहस शुरू हो गई है। उपनेता राजेंद्र राठौर ने कहा है कि हिंडनबर्ग को लेकर कांग्रेस के लोग रविवार को प्रदर्शन कर रहे थे। अडानी वही है जिसने कोयले का सिंगल टेंडर दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है DGCA को लेकर। जानकारी के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जल्दी अमृतसर में अपना कार्यालय खोलने जा रहा है। अपने एक नए कार्यालय के लिए DGCA ने सिर्फ अमृतसर में नहीं बल्कि भारत के 5 और शहर भी चुने हैं ताकि एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी और गलतियों पर नजर रखी जा सके। अभी तक पंजाब में DGCA सिर्फ पटियाला में ही है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, DGCA एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एयरलाइंस कंपनियों का फ्लाइटों का इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं उसका लेखा जोखा रखता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हेयर कंपनी के एक नए एयर कंडीशनर को लेकर, यानी कि AC को लेकर। बताया गया हेयर कंपनी ने एक हेयर ड्यूटी प्रो एयर नाम से एक AC पेश किया है जो केवल 10 सेकंड में रूम को ठंडा कर देगा। साथ ही इस AC की एक और खासियत ये है कि ये अपने आप को खुद ही साफ कर सकता है। साथ ही इसमें दी गई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनी ने 65% बिजली बचत का दावा किया है। बाकी इस AC की कीमत 47,990 रुपए के आसपास रखी गई है। इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ साथ दुकानों पे शुरू हो गई है। बाकी अब ज्यादा जानकारी के लिए हेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोना के महंगा और चांदी के सस्ता होने को लेकर। जी हां, बीते सोमवार को सोने के दाम में 114 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 56,982 हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में 319 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 66,802 रुपए हो गई है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।